हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स जो कि हमारी करंट जनवरी मंथ की है। तो इकॉनमी की हमारी थर्ड पार्ट होगी ये, जिसमें कि हम लोग कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं पीएम किसान के बारे में। कुछ यहाँ पे आपका पहले जो इसमें क्या मेन एम्स है, ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है। साथ ही कुछ ऐड ऑन कर लेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे आपका डेटा दिया गया है, तो वो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इसके बारे में भी डिटेल में देख लेंगे। कुछ न्यू बातें यहाँ पे बताई जा रही है। एंड देन हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2021 की है, इसे हम लोग देखेंगे। ये इकोनॉमी की बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है। इसको आप लोग अपने आंसर राइटिंग में GS 3 पेपर में ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए ये 3 टॉपिक को आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, और रेस्ट ऑफ द लेसन अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल ये क्वेश्चन पूछी थी, बट एट द एंड ऑफ द लेसन मैं भूल गई इसका आंसर बताना, तो आज मैं बता देती हूँ। वो क्या होता है ना कि कोई भी लेसन को या फिर आर्टिकल को डील करते करते मेरे दिमाग से ही उतर जाता है कि हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। तो चलिए यहाँ पे आंसर देख लीजिए। ये यूपीएससी में 2013 में इकोनॉमिक सेक्शन का ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कमर्शियल बैंक को रेगुलेट किया जाता है किस किस मैटर में। तो सबसे पहले तो आप जानते हो कि बैंकों के एसेट को यहाँ पे मैनेज करते हैं कि बैंकों में कितनी लिक्विडिटी है। अगर बैंकों में पैसों की कमी होती है तो इन्फ्यूज़ भी किया जाता है। साथ ही ब्रांच एक्सपेंशन की बातें भी देखी जाती है कि एक बैंक जो है वो अपने कितने ब्रांच कहाँ कहाँ ओपन कर सकते हैं। जब ऐसा लगता है कि बैंक घाटे में चल रही है, एनपीए रेशियो बहुत बढ़ गया है, तो वैसे बैंकों को ब्रांच एक्सपेंशन एक्सपेंड करने से आरबीआई रोकती भी है। थर्ड है कि मर्जर ऑफ बैंक, जैसा कि आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मंशा हो चुका है कि वो जितने भी पब्लिक सेक्टर्स बैंक है उनकी नंबर्स कम करने जा रहे हैं। तो काफ़ी बैंक्स तो मर्ज हो चुके हैं ऑलरेडी। लास्ट ईयर भी 10 बैंक्स मर्ज हुए थे। अभी भी प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है, तो ये भी आपका अधिकार है आरबीआई का ही। साथ ही वाइंडिंग अप ऑफ बैंक, यानी कि आप देखते हो कि बहुत सारे बैंक अगर सही तरीके से काम नहीं करते तो उसको बंद कर दिया जाता है या मर्ज कर दिया जाता है। तो ये दोनों काम आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है, और मैं तो यहाँ कहूँगी कि चारों काम ये आरबीआई के अंदर ही आता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इन एलिजिबल फार्मर्स कितने हैं? 44%। और जो टैक्स पेई फार्मर्स है, इट मीन्स कि जो टैक्स पेमेंट करते हैं वो फार्मर्स कितने हैं? तो 55% है। ये अंडर सर्विंग बेनिफिशरीज की बात की जा रही है। तो अंडर सर्विंग बेनिफिशरीज कहने का मतलब है कि वैसे लोग जो कि यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, जो कि यहाँ पे जो यहाँ पे इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो उसको भी दो तरीके से देखा गया है। ठीक है, तो दो यहाँ पे थे। एक तो जो इन एलिजिबल फार्मर्स है, यानी कि ऐसे फार्मर्स जो कि इन एलिजिबल है, जैसे कि आप लोग भी फॉर्म फिलअप करते हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग के लिए होता है ना कि फॉर्म अगर आप भर रहे हो, इस सर्विस में आना चाहते हो, तो एटलीस्ट आपके पास ये क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो वैसे ही इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए भी
जो किसान है, मेनली तो ये किसान के लिए है, तो वैसे किसान जिनके पास कुछ कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए तब उनको एलिजिबल कहा जाएगा। तो इस स्कीम के अंदर आप देखो कि ऐसे बेनिफिशरीज़ हैं जो कि इनएलिजिबल बेनिफिशरीज़ कितने हैं, तो यहाँ पे 44% है। एक मेजर चंक अगर इस इनएलिजिबल बेनिफिशरीज़ का आप देखोगे तो ये किस स्टेट से आते हैं, तो मेजोरिटी ये 5 स्टेट से आते हैं, 5 राज्य से आते हैं, जैसे कि पंजाब, आसाम, महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी। ये 5 राज्य के ऐसे किसान हैं जो कि इनएलिजिबल हैं। चलिए ठीक है, ये तो डेटा बता रहा है, लेकिन मेनली आप लोग को जो पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पीएम किसान स्कीम, इसके अंदर क्या क्या प्रोविज़न है। द फर्स्ट थिंग इज़ कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इट मीन्स कि 100% जो फंडिंग की जा रही है वो इस स्कीम के तहत वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। और साथ ही साथ इस स्कीम के अंदर आप देखो कि इनकम सपोर्ट दिया जा रहा है 6000 पर ईयर, नॉट फॉर पर मंथ, ये पर ईयर है। एक साल में 6,000 दिया जाएगा। और किसको, तो सारे लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिली को, यानी कि जो भी किसान जिनके पास ज़मीन है वो सारे फैमिलीज़ को दिया जाएगा हमारे पूरे कंट्री में। ये नहीं देखना है कि उसके पास कितना लैंड साइज़ है, और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। इट मीन्स कि 2000 दिया जाएगा हर एक 4-4 मंथ में। तो 12 मंथ है तो 4-4 मंथ के आपको इंटरवल में 2000 दिया जाएगा। अमाउंट जो है वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली रिलीज़ की जाएगी, और जितने भी एलिजिबल फार्मर्स हैं जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मोड के तहत उनके अकाउंट में चला जाएगा। इट मीन्स कि बेनिफिट जो है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है। डीबीटी मोड इसे कहते हैं, आप शॉर्ट फॉर्म में देखो तो भी जान जाओ कभी भी। तो ये हर एक चीज़ का आपको शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो डीबीटी है यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है। जैसे कि सरकार यहाँ पे आपको अगर पैसे, किसी किसान को पैसे भेजना है तो वो डायरेक्ट अपने अकाउंट से दूसरे किसान के अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर देती है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं आते। ठीक है। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव आप समझ रहे हो कि एक इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करना। हमारे यहाँ के जो किसान हैं, आप लोग हरियाणा पंजाब के किसान को छोड़कर बाकी और जितने भी राज्य के किसान हैं उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो जितने भी किसान हैं जिनके पास ज़मीन है उन सबको एक इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करना। उनके पास कितना ज़मीन है ये नहीं देखना है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लैंड साइज़, कोई अगर किसान के पास 1 हेक्टेयर है या कोई किसान के पास अगर 0.5 हेक्टेयर भी है तो भी चलेगा। सप्लीमेंट फाइनेंशियल ज़रूरत जो फार्मर्स को होती है कि वो बहुत सारे इनपुट्स को प्रोक्योर कर सके। देखिए, जो हम लोग फसल आज के डेट में देखते हैं, हम लोग खाते हैं घर बैठ के, तो उसके पीछे किसानों का बहुत कड़ी मेहनत होता है। तो एक फसल को उगाने के लिए किसानों को बहुत सारे इनपुट्स लगाने होते हैं, जैसे बीज खरीदना होता है, फर्टिलाइज़र खरीदना होता है, अगर कीड़े लग गए तो पेस्टिसाइड्स खरीदना होता है, पानी देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है, तो बहुत सारे तरीके का उनको खर्चा होता है। तो इसलिए वो खर्चे को पूरा करने के लिए भी सरकार यहाँ पे एक फिनेंशियल तरीके से मदद कर रही है। फार्मर्स के जो फैमिली होते हैं ना, इनको डिफाइन किया गया है कि कौन होंगे फार्मर्स की फैमिली में, कौन कौन होंगे। फैमिली मीन्स क्या है कि यहाँ पे हस्बैंड, वाइफ और उनके माइनर बच्चे होंगे। यहाँ पे आप देखो कि अराउंड 11 करोड़ बेनिफिशरीज बताए जा रहे हैं जिनको इस स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड किया गया है। और यहाँ पे जो भी बेनिफिशरीज फार्मर्स फैमिलीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका राज्य में राज्य सरकार के अंदर है और यूटी में यूटी गवर्नमेंट के अंदर है। तो ये इन बातों को भी ध्यान रखिएगा कि कौन कौन किसान जो है उनके राज्य से पीएम किसान तहत के अंदर आएंगे, एलिजिबल होंगे, ये राज्य सरकार बताएगी। अब जो बेनिफिट है उनको यहाँ पे सिर्फ आप देखो कि पे किया जाएगा ओनली दोज फार्मर्स फैमिलीज जिनका नाम यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड में इंटर है। इट मीन्स कि उनके पास ज़मीन है। अब जिसका भी ज़मीन होता है, आपके पास भी अगर ज़मीन है, आपके पुश्तैनी ज़मीन, आपके फादर के पास ज़मीन, तो उनका एक लैंड रिकॉर्ड होता है। हालांकि बहुत सारे राज्य हैं जो कि आज के डेट में लैंड रिकॉर्ड को ऑनलाइन कर रहे हैं, तो वो और ज़्यादा सहूलियत होगा इन सारे स्कीम्स के अंदर, लेकिन बहुत सारे राज्य अभी तक नहीं किए हैं। तो जहाँ पे भी लैंड रिकॉर्ड में अगर नाम है तो उनके तहत राज्य सरकार उनको शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं और उनको उनके अकाउंट में इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार जो है पैसे भेज रहे हैं। ये जो स्कीम है आपका एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी है, यानी कि कुछ कुछ फार्मर्स को बाहर भी रखा गया है, कुछ सर्टेन कैटेगरीज है। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे बाहर है। स्कीम एक्सक्लूजन आप देखो कि कौन कौन यहाँ पे बाहर है, तो वो कैटेगरी के बेनिफिशियरीज जो कि हाई इकोनॉमिक स्टेटस है। कुछ किसान आप देखो कि बहुत ही ज़्यादा हाई इकोनॉमिक स्टेटस होता है, जैसे मेनली आप पंजाब हरियाणा के ही किसान को आप देख सकते हो कि उनका एक इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ही हाई होता है, तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है कि वो इस तरीके का बेनिफिट ले। और सारे इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स हैं, साथ ही फार्मर्स फैमिली जो कि यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा कैटेगरी में बिलोंग है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई फॉर्मर या प्रेजेंट होल्डर है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के। इट मीन्स कि कोई किसान के फैमिली में से अगर कोई संवैधानिक जो पोस्ट होता है, जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में अगर उनके फैमिली मेम्बर्स है तो वैसे किसान इसके अंदर नहीं आएंगे।
साथ ही वैसे किसान और प्रेजेंट मिनिस्टर्स या फिर स्टेट मिनिस्टर या फिर कोई पहले भी मिनिस्टर रह चुके हैं लोकसभा राज्यसभा के या फिर राज्य के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के या काउंसिल के या फिर पहले भी मेयर्स हो चुके हैं किसके, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के या फिर चेयरपर्सन रहे डिस्ट्रिक्ट पंचायत के। तो इतने में से अगर कोई भी फैमिली के मेंबर अगर ये सारे पोस्ट को भी होल्ड कर रहे हैं तो उनको इस स्कीम के अंदर नहीं रखा गया है। ठीक है, प्रेजेंट और फॉर्मर भी कहा जा रहा है। इट मीन्स कि आज की डेट में है या नहीं है, पहले भी अगर थे तो उन सारे फैमिलीज़ को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। साथ ही सारे सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर या फिर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या फिर ऑफिस के अंदर या फिर डिपार्टमेंट और उनके फील्ड जो सेंट्रल और स्टेट पीएससी के अंदर आते हैं या फिर इनका अटैच्ड ऑफिस भी या फिर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन भी जो कि सरकार और रेगुलर एम्प्लॉय अगर लोकल बॉडीज़ की भी है तो उनको इस स्कीम से बाहर रखा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे चार्ट है जिससे आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस कैटेगरी के फैमिलीज़ को इंक्लूड किया गया है और कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज है जिनके कि फैमिली मेम्बर्स अगर ये सारे पोस्ट में है तो उनको इस स्कीम से बाहर रखा गया है। साथ ही सारे सुपर एन्यूटेड रिटायर्ड पेंशनर जिनकी पेंशन मंथली पेंशन अगर 10,000 से ज़्यादा आती है तो उनको बाहर रखा गया। साथ ही सारे पर्सन्स जिनको जो इनकम टैक्स पे करते हैं और वो भी लास्ट असेसमेंट ईयर में अगर वो इनकम टैक्स पे किए गए तो वैसे किसान के फैमिली को नहीं मिलेगा पैसा। साथ ही सारे प्रोफेशनल्स जैसे अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर्स है, लॉयर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर आर्किटेक्ट है तो उनको भी रजिस्टर्ड किया गया है प्रोफेशनल बॉडीज़ की तरफ, तो उनको भी यहाँ से बाहर रखा गया है। तो ये सारे आप लोग समझ जाइए कि अगर थोड़ा सा भी किसान के फैमिली में अगर किसी भी एक बंदे का हैसियत ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि वो ठीक ठाक पोस्ट में ठीक ठाक कमा ले रहे, तो फिर वैसे किसान के फैमिली को सरकार नहीं मदद करने वाली, ये पीएम किसान के तहत उनको पैसा नहीं मिलने वाला। ठीक है, और भी बेनिफिट देख लेते हैं जो कि इस स्कीम के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसमें फार्मर्स को क्या है ना कि क्रेडिट वॉर्थी भी मिलेगा, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जैसा उनको पैसा भी मिल रहा है स्कीम से। जैसे कि आप देखो कि इसमें कृषि विज्ञान केंद्र भी है जो कि मॉडर्न कल्टीवेटर्स को अडॉप्ट करने के लिए इम्पैक्ट करेगा। जैसे कि आप देखो कि यहाँ पे विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र, जिसमें आपका रिसर्च वगैरह होगा एग्रीकल्चर को लेकर। और अगर कोई भी यहाँ पे मॉडर्न कल्टीवेटर्स को अपनाना चाहते हैं जिसमें कि मशीन वगैरह है तो वो भी यहाँ पे जो है हेल्प मिल पाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है, पीएम किसान के तहत ये भी है। आज के डेट में क्या इशू देखने को मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहली बात है कि लैक ऑफ फार्मर्स डेटाबेस। आपको पता है कि हमारे यहाँ डेटा की ही कमी है, चाहे वो किसान की बात कीजिए, स्टूडेंट की बात कीजिए या फिर किसी और की भी बात कर लीजिए। किसी भी फील्ड में हमारे पास डेटा एक्यूरेट होता नहीं है। तो यहाँ पे भी किसानों की जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। इवन आप देखो कि कुछ ऐसी राज्य सरकार है जैसे कि वेस्ट बंगाल, जहाँ पे ममता दीदी है, वो अपने राज्य के फार्मर्स के रिलेटेड डेटा तो वो देती ही नहीं है। तो वो एंटी चलती है, मोदी जी की एंटी चलती है। अभी तो इलेक्शन होने वाला है तो आप लोग देख ही रहे होंगे। तो ये ममता जी दीदी के कारण जो है एक राज्य के यहाँ पे डेटा नहीं मिलती है। वैसे बहुत सारे राज्य हैं जिनका डेटा एक्यूरेट होता नहीं है। सेकंड है कि डिफ़िकल्ट करना यहाँ पे कि डिफ़िकल्ट किस चीज़ का, कि आइडेंटिफाई करना कि एक्चुअली बेनिफिशियरी है कौन, क्योंकि आप क्राइटेरिया देखते हो कि इतनी लंबी चौड़ी क्राइटेरिया सरकार बना देती है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने में, समझने में, हर एक किसान के बारे में देखने में, उनके फैमिली मेम्बर्स को समझने में कि कौन उनके फैमिली मेम्बर्स इस सारे पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं कि नहीं, आज के डेट में कर रहे हैं कि नहीं, पहले भी देखना है कि कोई किए है कि नहीं, पेंशनर भी है तो कौन है। तो ये सारी चीज़ों को इतना देखने में बहुत ज़्यादा मुसीबत होता है, आप समझ सकते हो, है कि नहीं। तो ये एक बड़ी बात है। साथ ही रोल ऑफ बैंक, अब बैंकों के रोल में भी आप लोग देखते हो कि काफ़ी ज़्यादा आज के डेट में प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे रिपोर्ट है कि बहुत सारे बैंक ब्रांच जो है वो डिपॉजिट मनी को एडजस्ट कर रहे हैं जो पहले के लाइबिलिटीज़ थे कुछ फ्यू फार्मर्स के। और इस तरीके के सिनेरियो से क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव है इस तरीके का इनकम सपोर्ट स्कीम का वो पूरा फुलफिल नहीं हो पा रहा है। साथ ही आप देखो कि जो लीजी कल्टिवेटर्स हैं उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। बेनिफिट्स जो यहाँ पे आपका लीजी कल्टिवेटर्स या फिर जो शेयर क्रॉपर्स है पीएम किसान के अंदर, उनको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। जो शेयर मतलब कि जो फसल वगैरह होता है उसको जो शेयर करते हैं उनके बारे में किसी भी तरीके का बात नहीं रखा गया है। साथ ही इनएडिक्वेट फाइनेंशियल सपोर्ट है, यानी कि जो अमाउंट यहाँ पे पीएम किसान के द्वारा पे किया जा रहा है, आप समझते हो कि 6,000 अगर 2-3 महीने में बोले तो समझ में आता है, चलो 4 महीने का भी 6,000 बोले तो समझ में आता है। एक साल में सिर्फ 6,000 किसान को देकर आप क्या ही कर लोगे, इतना महंगा सब कुछ होता है सर, और किसान को इतना ज़्यादा लॉस झेलना पड़ता है। आपको पता है कि अगर चलो ठीक है इसके बाद भी हम लोग पीएम किसान फसल बीमा योजना पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको रेस्ट ऑफ द चीज़ें पता चल जाएगी, लेकिन फिर भी क्या 6,000 वर्थ है, ऐसा लग रहा है आपको? तो इनएडिक्वेट फाइनेंशियल सपोर्ट भी कहा जा रहा है। साथ ही ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की कमी है। अगर आपने कभी न्यूज़ देखा है या फिर मैं देखी हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ, न्यूज़पेपर में तो इस तरीके का मैं न्यूज़ नहीं देखती हूँ, लेकिन हाँ एक दो बार मैं देखी हूँ न्यूज़ चैनल में जिसमें कि किसान खुद बता रहे थे इस फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर कि
पीएम किसान के द्वारा कहा तो जाता है कि 6,000 उनके अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो एलिजिबल होते हुए भी उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं। 2,000 आया था जब आपका इलेक्शन का टाइम था, तो इलेक्शन के टाइम में वो दिए थे, लेकिन उसके बाद का 2-2 हज़ार जो है 4,000 उनके अकाउंट में नहीं आया। तो हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल, ये चीज़ें यहाँ पे निकल कर आती है। सरकार कहती है लेकिन एक्चुअली जो है किसान को शायद उनको फ़ायदा नहीं होता है। सारे किसानों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आप लोग देख रहे हो कि इस तरीके का क्राइटेरिया इतना लंबा चौड़ा बनाया जा रहा है, तो ये तो स्वाभाविक आप समझ सकते हो कि जो एलिजिबल किसान होंगे वो भी इस लिस्ट से कहीं न कहीं गलती से बाहर हो जाते होंगे। तो ये भी आपको देखने को मिलता है, कई बार करप्शन भी देखने को मिलता है। तो ये सारे ऐसे चीज़ है ना जिसमें कि कहा जाता है कि जो अगर किसानों को प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम कहाँ बताएँगे? एक ग्रीवियंस रिड्रेसल होना चाहिए जिसमें कि अपने किसान अपने बारे में बता सके, प्रूफ़ दे सकते कि हाँ, उस उनके पास ये पैसे नहीं आए, वो भी एलिजिबल है। तो इस चीज़ की भी कमी आपको इस स्कीम के अंदर देखने को मिलेगा। इसी तरीके का आपका सिमिलर इनकम सपोर्ट स्कीम आप देखो तो बहुत सारे राज्य सरकार भी इस तरीके का इनकम सपोर्ट करते हैं। जैसे तेलंगाना का ये राइतु बंधु स्कीम बहुत फेमस है। राइतु बंधु स्कीम में आप देखो कि इन्वेस्टमेंट सपोर्ट किया जा रहा है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर क्रॉप को लेकर, और यहाँ पे ग्रांट भी दिया जा रहा है 5,000 पर एकड़ पर फैमिली, यानी कि पर एकड़ में 1 एकड़ के लिए 5,000 दिया जा रहा है पर फैमिली को, और हर एक सीज़न में। सीज़न आप जानते हो कि यहाँ पे क्रॉप का सीज़न 3 होता है, रबी सीज़न, खरीफ सीज़न और जायद सीज़न। तो इन 3 सीज़न के लिए पर एकड़ 5,000 रुपीज़ दिया जा रहा है पर फार्मर्स को, और उनको इनपुट परचेज़ करने के लिए, जैसे कि वो सीड परचेज़ करें, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, लेबर और दूसरे जो इन्वेस्टमेंट है वो सारा काम वो कर सके। तो तेलंगाना का ये जो राइतु बंधु है ना, ये बहुत ही अच्छा है। आप लोग समझ सकते हो कि कहाँ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट 6,000 दे रही है 1 साल के लिए, और कहाँ ये हमारा राज्य का सरकार है जो कि 5,000 पर एकड़ दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा है कि उड़ीसा का भी ये कृषक असिस्टेंस कालिया स्कीम भी बहुत ही फेमस था, जिसका फुल फॉर्म है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन स्कीम। इसमें क्या है कि फिनेंशियल, साथ ही साथ रहना सहना, लाइवलीहुड, कल्टीवेशन सपोर्ट, ये सारी चीज़ें, साथ ही साथ इंश्योरेंस सपोर्ट भी दिया जा रहा है। वो भी आप देखो कि स्मॉल, मार्जिनल और लैंडलेस फार्मर्स को, यानी कि ऐसे किसान जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, वैसे किसानों को भी यहाँ पे उड़ीसा की सरकार जो है इस तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है। अब कितना दे रही है ये हमने डिटेल में देखा था, जो 9,000 12,000 करके था, यानी कि स्मॉल को कितना, मार्जिनल को कितना और लैंडलेस को कितना। तो कालिया स्कीम को भी इस तरीके के पीएम किसान के साथ मर्ज करके अब वहाँ पे भी दिया जा रहा है। तो देखिए, आप राज्य की सरकार भी अगर इस तरीके का देते हैं तो एक एडिशनल ऐड ऑन हो जाता है उनके पास कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ पाते हैं। लेकिन एक और इसमें ड्रॉबैक है, इशू एक और है जो मुझे लगता है कि लैंडलेस फार्मर्स को यहाँ पे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। सारे लैंड होल्डिंग फार्मर्स को ही दिए जा रहे हैं, चाहे वो कितना भी छोटा ज़मीन हो, कितना भी बड़ा ज़मीन हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री में अगर 80% किसान है ना, तो 80% में से आप देखो कि मोर देन 50%, चलिए 50% लेके चलते, तो 40% जो है ना, यानी कि 80% का 40% आप देखोगे यहाँ पे वो लैंडलेस ही फार्मर्स होते हैं, जो रेंट पे काम करते हैं, दूसरे के खेती में काम करते हैं, दूसरे की ज़मीन पे यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं। तो ऐसे किसान हैं, उन उन किसानों को कौन देखेगा, ये भी एक बात है, ठीक है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हमें आईटी बैकबोन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना होगा। इट मीन्स कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा हमें मजबूत करना होगा बेटर तरीके से। ज़रूरत है कि पीएम किसान जैसे स्कीम को, जो कि एक फाइनेंशियल एड है, चलिए समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाला फॉर्मूला है कि जहाँ पे किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है तो चलो 6,000 तो मिल रहे हैं साल के, इस तरीके से हम लोग को देखना होगा। तो इस ये भी अगर सरकार ऐसा ऐलान कर रही है तो जो भी कोशिश करना है कि जो भी यहाँ पे बेनिफिशरीज किसान है वो यहाँ पे छूटे ना। साथ ही टारगेटिंग अपडेशन लेकर आना है, यानी कि जो लैंड रिकॉर्ड है, बहुत सारे आप लोग जानते हो कि किसानों को उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है कि वो अपनी ज़मीन का रजिस्ट्रेशन कहाँ कराए। तो लैंड रिकॉर्ड जो है उसको बेटर तरीके से करना है, फोकस करना है दूसरे और रिफॉर्म्स में, जैसे कि इनकम सपोर्ट स्कीम्स जो है, इसमें सारे फार्मर, सारे हाउस होल्ड को यहाँ पे कवर नहीं किया गया, तो वो भी देखने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करने की ज़रूरत है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको मदद मिल पाएगा। राज्य सरकार को भी फ्रीडम देने की ज़रूरत है, एक बॉटम अप स्ट्रैटेजी लेकर आना है और वेल प्लान यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म लेकर आना है, जिसमें कि जो नीचे तबके के लोग हैं, जो आप किसान में भी जो वीकनेस है वो आप देखो और उनको आइडेंटिफाई करो। बेटर टाइमिंग होनी चाहिए इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड करने का, यानी कि एक फ़िक्स कर दो ना कि हाँ, इस टाइम में आपका जो है महीने के, जैसे कि 4-4 महीने में दिया जाएगा, तो जनवरी में इस डेट को आपका आ जाएगा, 1 जनवरी को आ जाएगा। फिर 4 महीने के बाद जो है जनवरी, फिर मार्च, अप्रैल, फिर आपका अप्रैल में या मई को, 1 मई को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके का फिक्स कर देना चाहिए। जैसे आपको भी यहाँ पे फिक्स मिलता है कि 4 बजे आपको हर एक दिन लेसन देखने को मिलेगा, तो आप बाकी के
23 घंटे आप कुछ भी करो, लेकिन 1 घंटे आपको फिक्स है कि आप यहाँ पे अपना लेसन देख सकते हो, है कि नहीं? 50 मिनट 40 मिनट आपका लेसन होता है। तो इस तरीके से फिक्स होता है तो क्या होता है ना कि एक माइंड मेकअप हो जाता है, आप लोग बेटर तरीके से अपना प्लान कर पाते हो। डेली आपका आराम से आधा घंटा या 30-40 मिनट आप लेसन सुन लेते हो, तो आपका करंट अफेयर्स का भी एक अच्छा खासा आपका पैकेज आपका प्रिपेयर होते रहता है कि नहीं? तो वैसे ही सरकार को फिक्स करना चाहिए। ये क्या हो गया कि कभी भी दे दिया अकाउंट में और इंतज़ार में बैठे रहते हैं लोग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी कुछ मैकेनिज़्म है जिससे कि अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए बेटर तरीके से तो और भी ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है? आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं, समझ के आप लोग क्या-क्या बातें यहाँ पे की जा रही है पीएम किसान में। ये क्या मुद्दा है इसको आप लोग साइड कीजिए। मेनली आपसे जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा वो इसी से बनेगा, फाइन। और आप लोग को भी जो आंसर राइटिंग करनी है वो इसी से करनी है। तो डेटा पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्या यहाँ पे एम है हर एक स्कीम का और ऑब्जेक्टिव क्या है उसको समझने का कोशिश कीजिए। साथ ही साथ कौन-कौन यहाँ पे एक्सक्लूड है इस स्कीम से, इसको आप लोग देख लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है और बहुत लंबा भी है तो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। और क्या-क्या इश्यूज़ है वो समझ लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट की सिमिलर जो फाइनेंशियल स्कीम्स है, फाइनेंशियल एड स्कीम्स है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अभी भी आप लोग को ये किसान वाला ही फीलिंग्स रहेगा। एक बार और देख लीजिए यहाँ पे फसल बीमा योजना के बारे में। तो अभी हम लोग डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीएम फसल बीमा योजना 5 साल कंप्लीट हो चुका है। तो ये है क्या, पहले इसके बारे में देखते हैं। ये भी आपका देखने को मिलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है आपके पास, आप लेते हो, वैसे ही जो किसान की फसल होती है उसको भी इंश्योरेंस देना है और उसके लिए ये स्कीम लाया गया है 2016 में। इससे पहले भी 2 इस तरीके का स्कीम चल रहा था जिसको नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम कहते थे और मॉडिफाइड NAIS था। तो इन दोनों को हटाकर मोदी जी ने अपने हिसाब से जो है ये स्कीम लेकर आए थे। इसका एम था कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करना और जो किसानों की यहाँ पे फसल बर्बाद हो जाती है तो उसके हिसाब से उनको फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। और साथ ही साथ टारगेट था कि 50% जो कल्टिवेटेड एरिया है वो क्रॉप इंश्योरेंस के अंदर आ जाए, जिससे कि फार्मर्स की इनकम स्टेबलाइज हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि पूरे साल या फिर आप कह सकते हो कि जो 6 महीने 5 महीने का जो सीज़न होता है क्रॉप सीज़न, उसमें किसान बहुत दम से और बहुत ज़ोर शोर से पूरी ताकत से वो फसल को उगाते हैं, मेहनत करते हैं, वो उनका मतलब कि देखभाल करते हैं। और एट द एंड ऑफ द सेशन अगर ऐसा हो गया कि कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई, साइक्लोन आ गया, भारी वर्षा हो गई, हेल स्टॉर्म हो गया, तो उससे फसल बर्बाद हो जाते हैं और जो किसान की जो मेहनत थी वो भी पानी में चली जाती है। तो इससे किसानों को बहुत लॉस होता है। इसलिए ये रीज़न भी है जिसके कारण हमारे भारत के किसान आज की भी डेट में गरीब माने जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। तो वो गरीब ना हो, उनकी इनकम जो है वो हर एक बार उनको आना चाहिए, तो उनका इनकम स्टेबलाइज हो। उनकी फसल बर्बाद हो जाए तो कोई बात नहीं, अगर उसका इंश्योरेंस है तो उसको उनको उनके उतने पैसे मिलने चाहिए। साथ ही जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है वो भी इंश्योर रहे कि आराम से जो है किसानों को क्रेडिट भी मिलते रहे। इनकरेज हो फार्मर्स को कि वो और भी ज़्यादा इनोवेट करें और जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उसको अब मॉडर्नाइज करें। हमारे यहाँ की एक ड्रॉबैक है एग्रीकल्चर सेक्टर में कि हम लोग ट्रेडिशनल मेथड्स को ही आज के भी डेट में हम लोग अप्लाई करते हैं। बट अब ज़रूरत है कि सारी चीज़ें अगर मॉडर्नाइज हो रही है तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। तो ये वन ऑफ द एम भी था यहाँ पे फसल बीमा योजना के तहत। अचीवमेंट क्या हुई है 5 साल के अंदर, क्या क्या हमने गेन किया, तो एवरेज सम अगर आप देखोगे इंश्योर्ड किया गया है पर हेक्टेयर के हिसाब से, तो ये इंक्रीज़ हुआ है। इससे पहले यानी कि जब ये स्कीम नहीं आया था तो इससे पहले 15,000 रुपीज़ था जो कि इंक्रीज़ हुआ। लेकिन यहाँ से आप देखो कि 40,700 रुपीज़ ये इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, इस स्कीम से आप देखो कि इंश्योरेंस कितना ज़्यादा यहाँ पे दिया गया है। साथ ही कवर अगर हम लोग देखें तो 5.5 करोड़ फैमिलीज़ को यहाँ पे कवर किया गया है और इनको पूरे टोटल को 90,000 करोड़ अब तक पे किया गया है जनवरी 2021 तक। स्पीडी क्लेम भी है, यानी कि अगर कोई फार्मर्स के अकाउंट में ये पैसे नहीं पहुँचते हैं या फिर फार्मर्स की फसल बर्बाद हो जाती है तो आधार लिंकेज अगर अकाउंट के साथ है तो उस फार्मर्स को बहुत ही जल्दी यहाँ पे क्लेम भी सेटलमेंट हो जाता है। कोविड-19 जो लॉकडाउन पीरियड था इसमें 70 लाख फार्मर्स थे जिनको काफ़ी बेनिफिट हुआ इससे। क्योंकि आप लोग देखो कि कोविड-19 लॉकडाउन तो हो गया लेकिन जो किसान थे अपने खेत में वैसे ही काम कर रहे थे, हमें अन्न की कमी कभी भी नहीं हुई। हम लोग भी लॉकडाउन में घर बैठ के खूब दबा के खाए हैं, तो इससे किसान को फ़ायदा हुआ है। 70 लाख फार्मर्स जो है यहाँ पे बेनिफिट हुए हैं और 8,741 करोड़ फैमिली को बेनिफिट ट्रांसफ़र किया गया है। साथ ही ये इस स्कीम में आप देखो तो यहाँ पे सारे वॉलेंट्री सारे फार्मर्स के लिए ये है और 2020 में इसको रिवैम्प किया गया था। स्टेट्स भी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं सम इंश्योर्ड करने के लिए, तो ये भी अच्छी बात है। साथ ही आप लोग देखो यहाँ पे कि फ़ीचर्स क्या है इस स्कीम की, तो फ़ीचर्स है कि फार्मर्स को जितने किसान हैं उनको कवर करना है, सारे फार्मर्स को कवर करना है और नोटिफाई करनी है क्रॉप्स को उनके सीज़न वाले
कौन से सीज़न में है। कवरेज है क्रॉप्स का, जैसे आप देखो कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा वो मेजर क्रॉप्स जो कि रबी सीज़न में होते हैं और मेजर क्रॉप्स जो कि खरीफ सीज़न में होते हैं। प्रीमियम अगर आप रेट देखोगे तो बहुत ही मिनिमम है। फार्मर्स को बस 1.5% प्रीमियम देना था रबी क्रॉप के लिए और 2% प्रीमियम देना था खरीफ क्रॉप के लिए। अगर कमर्शियल क्रॉप है तो उसके लिए 5% प्रीमियम देना था। बैलेंस प्रीमियम यहाँ पे स्टेट के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे आपका इक्वल प्रोपोर्शन में पेड किया जाता था। तो सरकार किसान के द्वारा जो प्रीमियम दिया जाता था वो भी बहुत ही कम था। एरिया बेस्ड इंश्योरेंस यूनिट था, यानी कि सारे जो फार्मर्स है, सारे किसान जो है वो पर्टिकुलर एरिया में अपने जितना एरिया है ना उनके हिसाब से वो सेम प्रीमियम जो है वो पे करते थे और सेम क्लेम पेमेंट भी उनको दिया जाता था। कवरेज ऑफ रिस्क अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत सारे रिस्क को इंक्लूड किया गया है। पोस्ट हार्वेस्ट अगर लॉस होता है, यानी कि हार्वेस्ट हो गया उसके बाद भी बर्बादी होती है तो भी उनका इंश्योर्ड होगा। साथ ही साथ जितने भी तरीके के यहाँ पे आपका कैलेमिटीज़ आती है वो सबको इंक्लूड किया गया है। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज़, यानी कि यहाँ पे रिकमेंड भी किया जाता है कि ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल करें जिससे कि जितनी फसल बर्बाद हुए हैं उसको एस्टिमेट कर सके। मोबाइल फ़ोन्स को इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि जो क्लेम सेटलमेंट है उसको वो देर ना हो। अगर किसी किसान को किसी भी तरीके की परेशानी है तो उनको जल्द से जल्द सेटलमेंट किया जाता है। क्लस्टर अप्रोच है इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए। यहाँ पे आप देखो कि बिडिंग के लिए भी इंकरेज किया जाता है, बोली लगाने के लिए भी, वो भी इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट। इंश्योरेंस कंपनीज़ में आप देखो कि यहाँ पे बोली लगाने का भी, यानी कि क्लस्टर अप्रोच है इंश्योरेंस कंपनी का, तो ये भी एक तरीके का आप देखो कि इसकी फीचर्स है जो कि बहुत ही शानदार है। अब रैशनल अगर हम लोग देखें क्रॉप इंश्योरेंस का इंडिया में क्या क्या है, तो स्मॉल और फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हम उन फार्मर्स को कहते हैं, उन किसान को कहते हैं जिनके पास ज़मीन 1 हेक्टेयर से भी कम है, जिनके पास 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड से भी कम है। ऐसे किसान हमारे यहाँ 86% है सारे फार्मर्स में से, बट ओनली 47% है जो कि क्रॉप एरिया है उनका। और 70% आप देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है जो कि वनरेबल है मानसून के कारण, क्योंकि आप देखो कि हमारे यहाँ मानसून है और हमारा जो कृषि है वो मानसून बेस्ड ही है। मानसून के टाइम में जो बारिश होती है उससे हमारे फसल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो 70% जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो वनरेबल है और समटाइम्स अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो वही फसल हमारी बर्बाद भी हो जाती है। कमर्शलाइजेशन है एग्रीकल्चर का, जिससे कि हमारी क्रेडिट ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बट जो स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स है ना वो इस तरीके का क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते, वो भी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफ़ॉल्टेड भी होता है। क्रॉप फेलियर आप देखो, ऐसा नहीं कि एक साल में एक ही सीज़न में क्रॉप फेलियर होता है। समटाइम्स आप देखो कि खरीफ सीज़न के भी क्रॉप फेलियर हो जाते हैं, उसके बाद रबी सीज़न के भी क्रॉप फेलियर हो जाते हैं। तो मल्टीपल क्रॉप फेलियर होने के कारण भी जो है बहुत सारे जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है वो किसानों को क्रेडिट भी देने से मना कर देते हैं। तो ये सारे कुछ रैशनल है, आप क्रॉप इंश्योरेंस का देख सकते हो। इस स्कीम के साथ इशू क्या क्या है, सबसे पहला है कि स्ट्रक्चरल इशू है। इट मीन्स कि डिस्क्रिशनरी पावर आप देखो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ये अभी भी अनक्लियर है कि कैसे स्टेट जो है ना वो मेजर क्रॉप को वो चूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे क्रॉप्स को नहीं है। खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप के अंदर जितने भी क्रॉप है सबको नहीं। अब ये हर राज्य सरकार के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उनको क्या लगता है कि रबी क्रॉप के अंदर कौन कौन से मेजर क्रॉप है और किसमें जो है इंश्योरेंस देना चाहिए। ठीक है, आप समझ सकते हो। यानी कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है, ये उनको स्पेशल पावर दे दिया गया राज्य सरकार को, और ये अब तक मेथड ही नहीं क्लियर किया गया है उनके द्वारा। यानी कि किसान को भी नहीं पता होता है, आम जनता को भी नहीं पता होता है कि किस बेसिस पे सरकार मेजर क्रॉप उसको चूज़ करती है। सारे क्रॉप में से मेजर क्रॉप चूज़ करते हैं। साथ ही नो प्रोविजन फॉर फार्मर्स रेवेन्यू प्रोटेक्शन, फार्मर्स की जो रेवेन्यू है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी तरीके का प्रोविज़न अभी तक नहीं है। इस स्कीम में इसको फेल माना जाता है। ठीक है, साथ ही क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट आप देखोगे तो वो एस्टिमेट क्रॉप का वो लॉस है जो कि रेलेबल भी नहीं है। यानी कि आप देखो कि ट्रेंड प्रोफेशनल की भी कमी है। जब किसी भी फसल को हार्वेस्ट किया जाता है तो उसमें बहुत सारे फसल बर्बाद भी हो जाते हैं, तो उस चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया, उसको नहीं काउंट किया जाता है। साथ ही आप देखो कि लैक ऑफ फार्मर्स अवेयरनेस है, यानी कि बहुत सारे किसान को तो ऐसा भी नहीं पता है कि इस तरीके का स्कीम्स और इस तरीके का बेनिफिट जो है सरकार उनके लिए लेकर आती है। अकॉर्डिंग टू द कैग, अगर हम लोग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अकॉर्डिंग देखें तो आउट ऑफ 5,993 फार्मर्स सर्वे किए गए थे, जिसमें कि ये बताया गया कि सिर्फ 37% जो फार्मर्स है वो अवेयर है इस स्कीम से। यानी कि उनको पता है कि हाँ उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी तो उसका भी इंश्योरेंस होगा और बाद में उनको पैसा भी दिया जाएगा। इट मीन्स कि ओनली 37% ऑफ फार्मर्स आर अवेयर। कितना लेस देन, कितना कम फार्मर्स को इस स्कीम के बारे में जानकारी है। साथ ही लो पार्टिसिपेशन है टीनेंट फार्मर्स और शेयर क्रॉपर्स का, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म लैंड लीज पॉलिसी है हमारे राज्य सरकार की। इट मीन्स कि वैसे फार्मर्स जो कि दूसरे के ज़मीन पे काम करते हैं या रेंट लेकर काम करते हैं, उसमें फसल उगाते हैं, तो वैसे फार्मर्स को तो रखा ही नहीं गया है। कोई भी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के लिए यहाँ पे प्रोविज़न नहीं है। इस स्कीम के गाइडलाइंस के हिसाब से आप देखो
हर एक क्लस्टर में एक स्पेसिफिक इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग इंश्योरेंस होता है, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया जाता है, मैन पावर भी है, वो भी 3 ईयर्स के लिए। लेकिन कंपटीशन की कमी है इस स्कीम्स को लेकर। आप देखो कि कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग को लेकर कमी है। वन साइज जो है फिट फॉर ऑल अप्रोच है। इट मीन्स कि एक ऐसा स्कीम ले आए। अब हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, इसमें 28 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब हर एक राज्य में अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम होता है, लेकिन नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम ला दिया गया है, और उसी स्कीम में सारे फार्मर्स को, सारे किसान को, सारे राज्य के किसानों को इंक्लूड किया गया। तो ऐसा तो नहीं ना होगा। आप देखो कि हर एक जगह की अपनी अपनी अलग नेचुरल कैलेमिटीज़ से लोग परेशान होते हैं। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में आप देखते हो कि वो लोग साइक्लोन से वहाँ के किसान परेशान होते हैं। वहीं आप लोग देखो कि केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसान जो है, वहाँ पे अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो कम बारिश हुई तो भी प्रॉब्लम, ज़्यादा बारिश हुई तो भी प्रॉब्लम। साथ ही साथ आप देखो कि हमारे वेस्ट में जितनी स्टेट है, गुजरात, राजस्थान, उनके पास जो है इतनी गर्मी हो जाती कि पानी की कमी के कारण वो फसल बर्बाद हो जाते हैं। तो ये सारे नेचुरल कैलामिटीज़ है, लेकिन हर एक एरिया में आप देखोगे तो अलग तरीके की प्रॉब्लम है। लेकिन अलग तरीके की प्रॉब्लम के लिए अलग तरीके का सोल्यूशन सरकार के द्वारा नहीं लाया गया। उनके द्वारा एक ही सॉल्यूशन लाया गया जो कि हर एक राज्य को मानना होगा। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं यहाँ पे। फिनेंशियल इश्यूज़ अगर आप देखो तो इसमें क्या है, तो डिले होता है क्लेम सेटलमेंट के लिए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर खरीफ सीज़न की कुछ क्रॉप अगर बर्बाद हो जाती है, तो उस समय अगर इंश्योरेंस का क्लेम किया जाता है और देना होता है पैसा, तो रबी क्रॉप की भी सीज़न चली जाती है, लेकिन किसानों के अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। तो ऐसा भी देखने को मिला है। साथ ही स्टेट के फाइनेंस में भी इम्पैक्ट होता है। हाई प्रीमियम जो है यहाँ पे देना होता है। जैसे लो प्रीमियम तो किसान के द्वारा दिया जाता है, रेस्ट ऑफ द जो प्रीमियम है उसको 50-50% स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिवाइड करके देते हैं। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ राज्य की सरकार जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस तरीके के प्रीमियम को भरते हैं, तो उनका रेस्ट ऑफ द प्रीमियम भरने के लिए स्टेट सरकार के ऊपर लोड आ जाता है। साथ ही पैटर्न जो है बेनिफिट रेशियो का, वो भी सही नहीं है। ये जो ऑब्जर्व किया जाता है कि सिर्फ 50% जो डिस्ट्रिक्ट है वो रिपीटेडली अकाउंट कर रहे हैं, वो भी 50% सारे क्लेम के लिए। तो ये चीज़ ऐसा देखा गया है। सदर्न स्टेट आप देखो, जैसे केरल है, तो उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है वहाँ के किसानों को। उसके बाद आप कर्नाटक के किसानों को देखो, और सबसे कम जो यहाँ पे बेनिफिट मिलता है वो बिहार के किसानों को बेनिफिट मिला है। तो जो बेनिफिट भी मिलता है राज्य के अकॉर्डिंग आप देखो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका रेशियो जो है अप एंड डाउन है। तो ये भी एक फिनेंशियल लॉस देखने को मिल रहा है। वे फॉरवर्ड में बताया गया है कि 5 साल कंप्लीट हो गया है, लेकिन और भी हमें काम है। जितनी भी लास्ट 5 ईयर्स में जो बुराइयाँ थी और जो चैलेंजेस थे, इश्यूज़ थे, उनको अब हमें नेक्स्ट आगे आने वाले सालों में इसे कम करना है। तो स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस लेना होगा और टाइमलाइन लेनी होगी क्लेम सेटलमेंट के लिए। ऐसे नहीं चलेगा कि एक सीज़न चला गया, दूसरे सीज़न भी चले गए, तब तक अभी तक किसानों के पैसे नहीं मिल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसानों के पास जो पैसे आते हैं वही किसान जो है नेक्स्ट सीज़न के लिए इनपुट लगाते हैं अपने फसल को खरीदने और उसको जोतने के लिए। इंश्योर करना है इंक्लूसिबिलिटी, यानी कि बहुत सारे जो किसान आज के डेट में बाहर है, उनको बाहर नहीं रखना है, उनको इंक्लूड करना है। साथ ही साथ हमारे किसान, आप देखो कि सिर्फ मेल पर्सन को ही किसान माना जाता है। व्हाट अबाउट विमेन? विमेन भी किसान होते हैं। एक किसान फैमिली में आप देखो सारे किसान होते हैं। किसान फैमिली में अगर एक मेल पर्सन किसान है, तो उनकी वाइफ भी किसान होती है, उनके बच्चे भी किसान होते हैं, उनके दादा दादी भी किसान होते हैं, क्योंकि हर कोई पूरा फैमिली मिल जाता है, तब जाकर एक फसल तैयार होती है। तो विमेन फार्मर्स जो है उनको इंक्लूड नहीं किया, टेनेंट फार्मर्स को इंक्लूड नहीं किया गया, शेयर क्रॉपर्स को इंक्लूड नहीं किया गया। तो उनको इंक्लूड करना ज़रूरी है। साथ ही साथ आप देखो कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है, वो हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे अगर इसी तरीके का हालत रहा तो। साथ ही इंसेंटिवाइज और डेवलपमेंट करना चाहिए। साथ ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए। जो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड लेकर चले हैं, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको छोड़कर हम लोग को न्यू मेथड को अपनाना ही होगा। मेकनाइजेशन ऑफ फार्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग की बात करनी चाहिए। एटलीस्ट 2 जो इंश्योरेंस कंपनी है उस विलेज में, एक राज्य के अंदर, वो उससे क्या है ना कि 2 अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो उनके बीच में अगर ज़्यादा जो प्राइस दे रहे हैं उनसे किसान ले सके, या फिर एक तरीके का आपका होना चाहिए कि हाँ, जितना किसान को लॉस हुआ है उस तरीके से उनको प्राइस देना चाहिए। साथ ही जो क्रॉप इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है उनको बढ़ाना चाहिए। जैसे कि इस स्कीम में आप लोग देख रहे हो कि खरीफ क्रॉप हो या रबी क्रॉप हो, इसकी जो मेजर क्रॉप होती है उसी को इंक्लूड किया जाता है। क्या पता कि कोई राज्य सरकार, जैसे कि तेलंगाना की राज्य सरकार सिर्फ एक मेजर क्रॉप को इंक्लूड करती हो, या फिर बिहार की राज्य सरकार सिर्फ 2 मेजर क्रॉप को इंक्लूड करते हो। वही चीज़ आपको खरीफ क्रॉप में भी देखना होगा। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। ऐसा होना चाहिए कि सारे ज़्यादा से ज़्यादा फसल को, मैक्सिमम फसल को, जो कि हर एक राज्य में जो डिफरेंट तरीके की फसल उगाए जाते हैं, तो उसमें जो किसानों
किसानों की जो मैक्सिमम जिसमें बेनिफिट हो उस तरीके की फसल को और भी ज़्यादा इंक्लूड करने की ज़रूरत है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में आप देखो कि जो ग्राम पंचायत है वो एग्रेसिव एफर्ट्स लेते हैं जिससे कि स्टेट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को और ज़्यादा प्रमोट किया जाए। तो इसीलिए इस तरीके का काम जो है ना किसी किसी राज्य में बहुत अच्छे तरीके से होता है, तो उससे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सीखने की ज़रूरत है। साथ ही क्रॉप इंश्योरेंस को क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक करना ज़रूरी है, और इंश्योरेंस ऑफर भी करना है वो भी प्रायोरिटी इंश्योरेंस का, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर जो जो क्राइटेरिया रखा गया है एग्रीकल्चर सेक्टर्स और जितने भी सेक्टर्स है उसी के साथ इसको भी इंश्योरेंस सेक्टर्स को भी प्रायोरिटी देना चाहिए। तभी किसानों को जो है ऑन टाइम और सही समय पे बिना डिले किए हुए उनको उनका पेमेंट मिल पाएगा। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि एक इफेक्टिव क्रॉप इंश्योरेंस सिस्टम जो है लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि जो फार्मर्स को लॉस होता है ना वो उससे उभर कर आ सकते हैं। फिनेंशियल इनपुट जो लगाया जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस में वो यहाँ पे सरकार के द्वारा मदद मिल सकता है। साथ ही एग्रीकल्चर क्रेडिट का भी एक्सेस हो जिससे कि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ बढ़े। तो जितने भी फंडामेंटल फ्लॉज है उसको टैकल करना ज़रूरी है जो कि इस स्कीम के अंदर आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहा है, जिससे कि जो वल्नरेबल फार्मिंग पॉपुलेशंस है उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर पाएंगे, और हमारे यहाँ जो फिनेंशियलाइजेशंस है उसको प्रमोट कर सकते हैं, और जो एग्रीकल्चर इकॉनमी हमारी फॉर्मलाइजेशन है उसको भी हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी ये आपकी आर्टिकल रही। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, और काफ़ी पॉइंट्स भी मिला होगा जो कि आप लोग अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने देखा कि 5 साल ये कंप्लीट हो गया है फसल बीमा योजना का, 2016 में लाया गया है और 2021 हो रहा है। क्या क्या इसकी ऑब्जेक्टिव है ये हमने देखा, इसके फीचर्स को डिटेल में देखा, क्या अचीवमेंट हुआ है इसको हमने देखा, इश्यूज़ क्या है हमने स्ट्रक्चर इश्यूज़ एंड फाइनेंशियल इश्यूज़ को देखा यहाँ पे, और क्या यहाँ पे वे फॉरवर्ड करना चाहिए जिससे कि जो प्रॉब्लम है उसको आगे आने वाले सालों में हम लोग रिवैम्प कर सकें। कमिंग टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ इकोनॉमी सेक्शन, ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2021 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, एंड ये आपका जो पब्लिश किया जाता है ये अंकटाड के द्वारा। इट मीन्स कि यहाँ पे आप लोग देखो कि यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और 5 यूनाइटेड नेशन की रीजनल कमीशन से जो कि जॉइंटली इस रिपोर्ट, तो ये जो रिपोर्ट आपका पब्लिश किया जाता है ये आपने समझ लिया, इसको याद रख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, एंड सेकंड है ये अंकटाड, एंड थर्ड है यहाँ पे कि 5 अदर यूनाइटेड नेशन के रीजनल कमीशन से यहाँ पे मिलकर ये इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। अब ये रिपोर्ट आप देखो कि एनुअल बेसिस पे होता है, हर एक साल ये आपका पब्लिश किया जाता है, और देखा जाता है कि वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से चल रही है, क्या हम लोग का जो एजेंडा है 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना, क्या वो हम लोग कर पाएंगे कि नहीं, इस चीज़ को इस रिपोर्ट के द्वारा देखा जाता है। मेनली इस रिपोर्ट में इस बार जो हमारा कोविड-19 के कारण बहुत शॉक लगा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि क्या इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ में देखें तो आपको पता है कि सारे कंट्रीज़ की इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हो चुकी थी, हमारा भी डाउन हो चुका था, -23% जो है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ था। फिर उसके बाद आज के डेट में आप देखो कि 0.4% है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में हमारा -7.5% था। तो धीरे धीरे रिवाइव कर रहे हैं और वी शेप इकोनॉमी हमारे यहाँ का कहा जा रहा है, लेकिन शार्पेट डिक्लाइन हुआ है सारे कंट्रीज़ में। लेकिन हाँ, चाइना ही सिर्फ एक ऐसा कंट्री है जो कि कोरोना फैला के भी आज के डेट में अपनी ग्रोथ को मेंटेन करके रखा है, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन कहा जा रहा है 2020 में। डिप्रेशन कहने का मतलब है कि कंसेक्यूटिव ईयर, यानी कि कंसेक्यूटिव जो आपका क्वार्टर होता है, ठीक है, 3 मंथ्स की एक क्वार्टर होती है, तो कॉन्जिक्यूटिव जो क्वार्टर होता है ना उसमें आपका अगर आपका 3 से 4 क्वार्टर में ग्रोथ अगर स्लो है तो उसको हम लोग डिप्रेशन कहते हैं। वही 2009 में हमारा रिसेशन था। रिसेशन कहने का मतलब है कि कॉन्जिक्यूटिव 2 क्वार्टर्स में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन है, फेल हो गया है, तो उसको हम लोग रिसेशन कहते हैं। तो अभी ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था और ये रिसेशन का टाइम था 2009 में, तो इसको आप लोग कोरिलेट कर सकते हो। जॉब लॉस तो आपको पता है कि ह्यूज हुआ है, पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऑलमोस्ट बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के कारण जो है फुल और जो पार्शियल लॉकडाउन था उससे 2.7 बिलियन जो वर्कर्स है, इट मीन्स कि वर्ल्ड वाइड आप अगर आप देखोगे तो 81% जो लोग हैं ना वो यहाँ पे जॉब लॉस हो चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है। साथ ही विमेन भी बहुत ज़्यादा इस पेंडेमिक के कारण उनको प्रॉब्लम हुआ है, उनकी भी जॉब लॉस हुई है और अनएम्प्लॉयड हुई है। मिलियंस ऑफ जॉब है जो कि यहाँ पे आपका 2020 में ख़त्म हो चुका है। साथ ही जो लोग यहाँ पे पॉवर्टी के ऊपर जी रहे थे, ऐसे 131 मिलियन लोग हैं जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे आ चुके हैं। फिजिकल रिस्पांस भी आप देखोगे तो ग्रेट डिप्रेशन का कहा जा रहा है, और साथ ही साथ आप लोग देखोगे फिनेंशियल इनस्टेबिलिटी की रिस्क भी बताई जा रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे बताई गई है।
सजेशन बताया गया है कि हमें जो है जिस तरीके से हमारी ग्रोथ स्लो हो रही है तो उस तरीके से नहीं, अब हमें स्पीड और क्वालिटी रिकवरी करने की ज़रूरत है। साथ ही जो शॉक हुआ है लोगों की जो हालत, मिलियंस और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल्स जो है उनको इकोनॉमिक, हेल्थ और इन्वायरमेंटल शॉक लगा है, उससे रिवाइव करने की ज़रूरत है। डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़रूरत है कि वो अपने हिसाब से डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज़ लेकर आए। ग्लोबल वैल्यू चेन जो है इट मीन्स कि सप्लायर्स और जो यहाँ पे रिटेल बेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कम करने की ज़रूरत है। पैंडेमिक के कारण जो है हमें प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है और प्रायोरिटी इनइक्वालिटी को कम करना है। तो इनइक्वालिटी जो कम करना है वो नॉट सिर्फ इनकम और वेल्थ में कम करना है बल्कि हमें एक्सेस और अपॉर्चुनिटी में भी कम करना है। मीन्स इनइक्वालिटी, सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल एक्सेस मिल सके। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण बहुत सारा अगर ख़राब भी हुआ है तो कुछ अच्छाई भी हुई है। इट मीन्स कि आप देखो कि WTO रिफ़ॉर्म के लिए कई बार बोला जा रहा था बट अब तक रिफ़ॉर्म नहीं हुआ है। बट ये होप लगाया जा रहा है कि अब जाकर जो है रिफ़ॉर्म के ऊपर काम किया जाएगा। साथ ही साथ आप देखो कि पैंडेमिक के कारण बहुत सारी चीज़ों की जो है यहाँ पे पोल खुल गई है, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटी बहुत सारे कंट्रीज़ में अच्छी नहीं थी तो वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे फिर से अच्छी हो पाएगी। तो इस पे ध्यान देने की बात की जा रही है। और कुछ देख लेते हैं कि इंडिया में क्या क्या फाइंडिंग किया गया है। तो इंडिया में बताया गया है कि इनफॉर्मल जो वर्कर्स है, यानी कि वो वर्कर्स जिनका जॉब टाइमिंग फिक्स नहीं होता है काम करने का, जिनकी मंथली इनकम फिक्स नहीं होती है, जिनको हॉलीडे नहीं मिलता है और जिनको सोशल सिक्योरिटीज़ की फ़ायदे नहीं मिलती है, तो वैसे इनफॉर्मल वर्कर्स आप देखोगे तो इंडिया के साथ साथ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में 80% है या इससे भी ज़्यादा है। और इनका जो एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हुआ है, लॉस हुआ है इनका एम्प्लॉयमेंट, वो फॉर्मल वर्कर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हुआ है। मीट 2020 में अगर हम लोग देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ी है, 23% से बढ़ा है। कॉम्पिटिटिव सर्विस सेक्टर्स अगर हम लोग एक्सपोर्ट इसका देखें तो ये भी बिल्डअप हुआ है। लेकिन हाँ, एक चीज़ अच्छी हुई है कि जो वाटर क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो गई लॉकडाउन के टाइम में। जैसे यमुना और साबरमती रिवर जो हमारे भारत में है उनकी वाटर क्वालिटी अच्छी हो गई है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी आप देखो हमारा बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका था, लेकिन अब हम लोग रिकवर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये भी हमारा अच्छा हो जाएगा। कौन कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि कोलैटरल डैमेज सफ़र किया? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो कि ज़ीरो हंगर की बात करते हैं। 270 मिलियंस पीपल्स जो है वर्ल्ड वाइड क्राइसिस फेस किए हैं हंगर का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 है जो कि फिनेंशियल कॉन्स्टेंट है, और ये डेवलपमेंट और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उसकी डेवलपमेंट जो है वो स्लो हो गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 है जिसमें कि जो डिमांड है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रेवेन्यू है वो भी कम हो गया। 14 है यानी कि लाइफ अंडर वाटर की बात करते हैं तो यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कंजप्शंस भी बढ़ रहा है। आइए टोटल 17 गोल के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से गोल है। तो ये टोटल 17 गोल है जिसमें कि फर्स्ट है नो पॉवर्टी, सेकंड है ज़ीरो हंगर, थर्ड है गुड हेल्थ, फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ है जेंडर इनइक्वालिटी, सिक्स है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवन है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट है डिसेंट वर्क, नाइन है इंफ्रास्ट्रक्चर, 10 है इनइक्वालिटीज़ को कम करना, और 11th है सस्टेनेबल सिटीज़, 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोटेक्शन, 13 है क्लाइमेट एक्शन, 14 है लाइफ बिलो वाटर, 15 है लाइफ ऑन अर्थ, एंड 16 है पीस एंड जस्टिस, एंड 17 है पार्टनरशिप। तो कौन कौन सी यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि कोलैटरल डैमेज हुआ है? तो ये है गोल नंबर 2, गोल नंबर 9, गोल नंबर 11 एंड गोल नंबर 15। ओके, तो ये रेस्ट ऑफ दी 17 हमारी जो गोल है उनके हमें हमारा टारगेट है 2030 तक अचीव करने का। तो इस रिपोर्ट से बताया जाता है कि कितने हम सारे कंट्रीज है जो कि सक्षम है इसको अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे हमारी ये आर्टिकल भी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट। कल आपकी इन्वायरमेंट की लेसन आएगी, तो स्टे ट्यून विद मी। एंड अगर आपको लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट करिए, सजेशंस है तो यू कैन कमेंट मी, एंड मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको 4 बजे शार्प एवरी डे यू विल गेट करंट अफेयर्स वीडियोज़। ओके, तो आज के लिए इतनी, मिलती हूँ कल। थैंक यू।